तो नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने सेक्टर 117 में बीमार एवं निशाचित पशुओं के रखरखाव और इलाज के लिए प्रस्तावित एनिमल शेल्टर और अस्पताल स्थल का निरीक्षण किया। यह एनिमल शेल्टर और अस्पताल 16,600 वर्ग मीटर भूमि में सेक्टर 117 में नोएडा प्राधिकरण द्वारा बनाया जाएगा, जिसमें डॉग्स के लिए कैनाल, ऑपरेशन थिएटर, स्टरलाइजेशन की सुविधा, डॉग्स की बर्थ कंट्रोल की सुविधा रहेगी और साथ ही एनिमल शेल्टर में नोएडा शहर की सड़कों पर घूमने वाले गौवंश और कुत्तों पर नियंत्रण भी रखा जा सकेगा। इस सेंटर में के संचालन के लिए एजेंसी का एक चयन टेंडर या फिर RFP माध्यम से किया जाएगा। सीईओ लोकेश एम ने बताया है कि ये एनिमल शेल्टर और अस्पताल NCR का सबसे उत्कृष्ट एडवांस लेटेस्ट तकनीक पर आधारित होगा, जिसमें पशुओं का नवीनतम तकनीक से इलाज, ऑपरेशन और भोजन पानी की समस्त सुविधा भी उपलब्ध होगी। तो बीजेपी के उत्तर प्रदेश से उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज ने विपक्ष पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार फिर से PM ना बने, इसके लिए विदेशी ताकतों ने पैसा लगाया था, ये बड़ा बयान दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से बात की और उत्तर प्रदेश के चुनाव में विदेशी ताकतों का जो पैसा लगाया गया उसकी गृह मंत्री जांच भी करे। उन्होंने कहा कि ये सब साजिश के तहत ही किया गया और इसमें विदेशी साजिश शामिल थी। साक्षी महाराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य टारगेट में थे, क्योंकि यूपी से होकर PM की कुर्सी का रास्ता जाता है। उन्होंने कहा कि विदेशी ताकत कौन है, PM मोदी और बीजेपी को यूपी में टारगेट करते हुए विदेशी निवेश किया गया। मैं लोकसभा चुनाव में 70,000 वोटों से पिछड़ा हूं। विदेशी ताकतें नहीं चाहती थी कि PM नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने। तो लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न होने के बाद अब उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए राजनीतिक दलों के स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जिन सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें करहल विधानसभा की सीट भी शामिल है। करहल से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव विधायक थे। वो 4 जून को संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में कन्नौज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद भी चुने गए। सांसद चुने जाने के बाद उन्होंने करहल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद अब ये सीट खाली हो गई है। कुछ महीनों में हालांकि भारत निर्वाचन आयोग यहां पर उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान भी कर सकता है। इन सब के बीच समाजवादी पार्टी इस सीट से किसको उम्मीदवार बनाएगी, इस बात की चर्चा जोरों पर है। जब अखिलेश ने करहल सीट से इस्तीफा दिया था तो उस वक्त मैनपुरी के पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव के प्रत्याशी होने का दावा किया जा रहा था। तेज प्रताप को सपा ने कन्नौज से लोकसभा का उम्मीदवार भी बनाया था। हालांकि बाद में उनकी जगह अखिलेश को कैंडिडेट बना दिया गया और अब करहल उपचुनाव से रेस में 2 नाम जुड़ गए हैं। इस लिस्ट में पहला नाम सोबरन यादव और डॉक्टर ज्योति यादव का भी नाम चल रहा है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रोफेसर SP सिंह बघेल को 67,504 मतों से हराया था। हालांकि इस सीट पर बसपा के उम्मीदवार कुलदीप नारायण को 15,701 मत मिले थे। अखिलेश ने 1,48,196 वोट हासिल कर जीत अपने हिस्से हासिल कर ली थी। तो एक तरफ जहां प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए जिम्मेदारों को निर्देश दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुशीनगर जिले में जिम्मेदारों की लापरवाही से ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो गई है। कुशीनगर ट्रैफिक इंचार्ज की मनमानी का दंश लोगों को इस भीषण गर्मी में झेलना पड़ रहा है। जिले के लगभग सभी सड़कों पर घंटों तक जाम लग रहा है। इस भीषण गर्मी और तेज धूप में लोग सड़क पर जाम में फंसकर काफी परेशान हैं। इस जाम में मरीज से लेकर एम्बुलेंस तक फंसा हुआ है, जिससे मरीज की मौके पर मौत भी हो रही है। बता दें कि इस मामले पर अब कुशीनगर यातायात प्रभारी सत्य सन्याल शर्मा ने कहा कि किसी भी बाजार में जाम नहीं लग रहा है, ट्रैफिक फ्लो की समस्या है और सड़कों पर अतिक्रमण हुआ है और इसके जिम्मेदार नगर के ईओ और प्रशासन ही है। यातायात क्षेत्राधिकारी सादर सीओ ने बताया कि जाम की समस्या को लेकर अभियान चलाया जाएगा। ARTO, SDM और यातायात पुलिस व स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर अभियान चलेगा, जिसमें नगर प्रशासन कार्य भी करेगा और यातायात को सुगम बनाने में इससे काफी मदद भी मिलेगी। जाम लगाया, क्या कहेंगे उसको लेके? इस पे ठेले वालों का दोष है। ट्रैफिक पुलिस जो है एक जगह बैठी रहती है, रास्ता साफ कराती नहीं है। ठेले वाले रोड पे गाड़ी खड़ा कर देते हैं, फल वाले रोड पे आ जाते हैं। इसमें सारा दोष प्रशासन का, प्रशासन की ढिलाई है। वैसे यहाँ पार्किंग की व्यवस्था है भी नहीं, सब लोग गाड़ी रोड पे लगाते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम निशु है।
तो सहारनपुर के तोता टांडा गांव में छप्परपोश मकान में अज्ञात कारणों से भयंकर आग लग गई। आग में गृहस्थी का सारा सामान जलकर राख हो गया। आग की लपटें उठने लगी। ग्रामीणों में इसके बाद खलबली मच गई। परिजन शोर मचाते हुए बाहर की ओर निकले और तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। हालांकि इसकी वजह से 9 मकान बुरी तरह से जलकर राख हो गए। लाखों रुपए का घरेलू सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल विभाग के कर्मचारी पहुंचे, स्थानीय पुलिस पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद सहारनपुर के तोता टांडा गांव में मौजूद है, जहाँ भीषण आग, गर्मी के कारण जो आग लगी है, यहाँ पर ग्रामीण लोग मौजूद है, उनसे बात करना चाहेंगे। रवि जी, क्या ना किस तरह से आग लगी है? भाई किस कारण का तो पता नहीं चल रहा है कि भाई किस कारण लगी, क्योंकि आजकल आपको पता तूफान चल रहे हैं, कोई बिजली वगैरह ठीक है छोड़ देता है, तो उसकी वजह से कारण हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं भाई किसी भी कैसे देंगे सब कैसे लगे। लगभग कितने मकान हो रहे हैं? लगभग ये 6-7 आदमी के यहाँ कच्चे घर। देखिए, इनका कहना है कि ये कच्चे किसी के मकान थे। और फिलहाल मैं आपको लाइव तस्वीरें यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। फिलहाल जो मौके की जो स्थिति है और फिलहाल आग लगी है और यहाँ पर लगभग 6-7 ये जो छप्परनामा के मकान थे वो जलकर पूरी तरह से खाक हो चुके हैं और दमकल विभाग की टीम यहाँ पर मौजूद है और वो पूरा आग पर जो है काबू पा चुके हैं। आग बुझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, आग लगने का कारण अभी तक पूरा नहीं पता चल पाया है और यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है। आग को बुझाने का पूरी तरह से प्रयास जो किया जा रहा है। दमकल विभाग की टीम ने जो आग पर काबू पा लिया गया है और जिस तरह से ये आसपास के जितने भी यहाँ मकान थे वो पूरी तरह से लगे रहा था। काफ़ी नुकसान यहाँ पर लोगों को हुआ है और दमकल विभाग की टीम आसानी प्रशासन और पूरी तरह से आग को काबू पा लिया गया है। काफ़ी लोग ये देखे फायर ब्रिगेड नजर आ रहे हैं अपने सहयोग की मांग के साथ जयसवाल सहारनपुर। मेरा नाम उपेंद्र जी लेखपाल है यहाँ जी, आग लगने की सूचना है जी। आग लगने का कारण को पता नहीं चला जी, मौके पर जाँच करने की सूचना दिया, उस पर पोर्टल पर दर्ज करके सरकार की तरफ से सहायता दे जी। ले जाएगी। जी। अच्छा, इस संबंध में अगर उप जिलाधिकारी से बात हुई तो उनका क्या कहना है? आप उप जिलाधिकारी से बात है, उप जिलाधिकारी का यही कहना है तुरंत करके पोर्टल पर दर्ज कराओ, उन्हें सहायता दिलवाओ तुरंत। कैसे लगी आग ये? पता ही नहीं किसी ने, हम तो थे ही नहीं यहाँ से। अच्छा, कितने आसपास कितने मकानों में आग लगी है फिलहाल यहाँ पे? यहाँ तो 6-7 मकान और जले। आग लगने का कारण कुछ पता चला है कैसे लगी? कितना नुकसान हुआ है लगभग आपका? हमारे तो 4 तो छप्पर जल गए जी। और सारा रोज बात सब कुछ उसी में ही था, सब कुछ हो गया, कुछ नहीं बचा कुछ।